हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th की फ़िज़िक्स का रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। क्लास 12th की फ़िज़िक्स, जिसमें हमने आपसे कहा था हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे कहाँ से कहाँ तक की, यूनिट 1 से लेके यूनिट 14 तक की, जिसमें से 8 यूनिट के न्यूमेरिकल हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, सारे तो नहीं हो सकते ना। 8 यूनिट के न्यूमेरिकल हो चुके हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने टोटल कितने 82 न्यूमेरिकल्स करा रखे हैं, जिसमें कितने पार्ट आए टोटल पार्ट 10 हुए हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 11 वीडियो का, ठीक है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन से, जो कि स्टार्ट होगा, यूनिट कौन सी होगी, 8 हो चुकी है, 9वीं यूनिट से स्टार्ट होगा। ये 9वीं यूनिट का नाम आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे मुझे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 83 इससे पहले हो चुके हैं 82 तक की, कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो VM यानी कि वेलोसिटी इन मीडियम, जिसमें मीडियम में कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कौन सा मीडियम है कमेंट करके बताइए अगर आप जान गए हैं तो, ठीक। दूसरी चीज़ में कह रहा है इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए, सी का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। आप जानते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम, मान लीजिए ये सघन माध्यम है, ठीक है। अब विरल माध्यम में जा रहा, विरल माध्यम हवा हो गया होगा, तो ऐसी प्रकाश की किरण जो सघन माध्यम में वो कोण बनाए जिससे विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है n = 1/sin c, ठीक। इसमें n क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब बात यह है कि हमें माध्यम में प्रकाश की चाल दिया, अपवर्तनांक तो दे नहीं रखा है, तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, n का फॉर्मूला होता है c/v, याद करिए होता है ना। तो अगर हम किसी मीडियम का n ले रहे हैं तो ये Vm मीडियम का हो जाएगा, वेलोसिटी मतलब प्रकाश की चाल हो जाएगी किसमें, माध्यम में, = 1/sin c, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं कि c क्या है। अच्छा, ये c होगा कैपिटल क्रांतिक कोण, और ये जो यहाँ c लिखा है ना, ये प्रकाश की चाल है, ठीक। प्रकाश की चाल हम लिखे दे रहे हैं, स्मॉल c कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में होती है, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर हम देखें तो 3 × 10⁸, नीचे Vm का मान 1.5 इंटू 10⁸ = 1/sin c, ठीक है। तो 8 10⁸ कट गया, पॉइंट आया 0 आ गया, तो 15 दूनी 30 हो गया, तो 2 बराबर 1/sin c। तो अगर हम आपसे पूछे sin c बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/2। 1/2 साइन किस पे होता है, तो आप कहेंगे sin 30 का मान 1/2 होता है ना। तो साइन से साइन खत्म, c का मान कितना आ गया, यानी कि क्रांतिक कोण c का मान कितना आ गया 30 डिग्री, ये हो गया क्रांतिक कोण। यही पूछ रहा था कि किरण के लिए क्रांतिक कोण क्या होगा, तो 30 डिग्री होगा। आसान सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक के। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, हटा दें। चलिए 84 देखिए, क्वेश्चन लग जाएगा। आप, हम हर वीडियो में यही बात कहते हैं, आपको पहले खुद ट्राई करना है, उसके बाद आप जो है वीडियो को देखेंगे, अगर आपसे नहीं लगता है तो, ठीक। देखिए क्वेश्चन है कि यदि कांच के एक पतले प्रिज्म, बात समझ ली, पतले प्रिज्म लिखा हुआ है, ठीक है। यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए, ठीक है। मान लीजिए ये प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म है, ठीक है। अभी ये किसमें, अभी इसमें जो ये है वायु बाहर, और ये किसका प्रिज्म है, कांच का है। अब जल में डुबो देंगे, मान लीजिए यही जो प्रिज्म है जल में आ जाएगा, तो ये मान लेते हैं बाहर इसके क्या हो गया, ये जल हो गया, ठीक है। ये बाहर हो गया जल। मान लीजिए यहाँ पे वायु का अपवर्तनांक हम Na मान लेते हैं, यहाँ कांच का Ng मान ले लेते हैं, यहाँ जल का Nw मान लेते हैं, कांच का तो पता ही क्या होता है Ng होता है, ठीक है। बात समझ गए। कह रखा है कि जल तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न प्रकाश का न्यूनतम विचलन, मतलब इसमें जो न्यूनतम विचलन होगा किसमें, जल में डुबोने पर, तो हमको इसको हम W मान लेते हैं, जल में डुबोने पर न्यूनतम विचलन, ठीक है। न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न, जब डुबो दिया जाता है तो उत्पन्न विचलन कोण, ठीक, वायु में रखने पर 1/4 रह जाता है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। बात समझिए।
अगर हम बात करें कि और कुछ तो इसमें दे नहीं रखा है, हाँ दे रखा है ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दे रखा है कितना, और 4/3 दे रखा है। अगर हम इसको वायु में कांच को रखें, एक काम करते हैं, वायु में विचलन कोण निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। वायु में विचलन कोण, वायु में विचलन कोण। अच्छा, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू ए, जहाँ ए क्या है, प्रिज्म कोण है। अच्छा, वायु में रख रहे हैं तो हमें, अगर हम वायु में प्रिज्म को रखेंगे तो हम डेल्टा ए मान लेते हैं, भाई वायु में रखने पर एयर है। लेकिन यहाँ क्या रखेंगे, अपवर्तनांक कौन सा रखेंगे, देखिए प्रकाश किससे जाएगा, वायु से कांच में जाएगा, मतलब क्या रखेंगे, ANG रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाई विचलन कोण बनेगा, प्रिज्म में बनेगा, लेकिन यहाँ ए क्यों माना है, क्योंकि वायु में रखने पर की बात हो रही है, इसलिए मैं डेल्टा ए माना है इसको, ठीक है। ANG कितना दे रखा है, 3/2 -1 इंटू ए, यानी कि डेल्टा ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 × 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि A/2 आ गया। बात समझ गए। अब बात करते हैं किसमें, जल में डुबोने पर, ठीक है। जल में डुबोने पर, जल में डुबोने पर विचलन कोण, बहुत हिसाब समझिए इस बात को, विचलन कोण, ठीक। तो क्या फॉर्मूला, इसको W मान लेते हैं, n-1। अब n क्या रखेंगे, यहाँ रखा था ANG, वायु से कांच में जाएगा, अगर जल में डुबो देंगे तब WNG रखना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रकाश कहाँ से कहाँ जाएगा, वाटर से कांच में, -1 इंटू ए। बात को समझ गए। अब इसकी बात करते हैं कि कैसे सवाल को लगाते हैं। यहाँ पे इसको हटा लें, जो समझाने के लिए चीज़ें बनाई थी खाली आपके लिए। चलिए देखिए, डेल्टा W इज इक्वल टू WNG, ANG दिया है, NW दिया है, WNG को लिख सकते हैं NG/NW, लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं, -1 इंटू ए, डेल्टा W इज इक्वल टू ANG। अब NG को हम ANG लिख सकते हैं, जहाँ कुछ नहीं होता एयर मान सकते हैं, तो ANW भी लिख सकते हैं, है ना। ये कांच का अपवर्तनांक, ये जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष, नहीं पता है कुछ, निर्वात या वायु के सापेक्ष होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ANG कितना दे रखा है हमको, 3/2, ये कितना दे रखा है, 4/3, -1 इंटू ए। तो डेल W कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 9, 2 × 8, तो 9/8 -1 इंटू ए बराबर कितना आ गया, इधर ही लिख लेते हैं। कितना हुआ ये, 8 × 8, 9 में से 1 चला गया, तो 9 में से 8 गया 1, मतलब A/8, यही तो आ जाएगा। ये आया A/2, ये आया A/8। अब एक काम करते हैं, यहाँ से अगर हम निकालें डेल W/डेल A, तो क्या मिल जाएगा, देखिए डेल W मिलेगा A/8 और डेल W, एक मिनट, डेल W नहीं, गलत लिख दिया यहाँ पे, सही लिख दिया यहाँ पे, डेल W/डेल A लेना है हमें। तो डेल W या डेल्टा W डाल दिया, ठीक है, और डेल्टा A क्या लेंगे, A/2, तो ये A/2 आ जाएगा। A से A खत्म, 2 ऊपर जाएगा, 8 नीचे आएगा, तो डेल्टा W कितना हो जाएगा, 2 × 1 2, 2 × 8, डेल्टा A ऊपर जाएगा, तो डेल्टा A/4 आ जाएगा। तो देख लिया आपने, वायु में रखने पर उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। जितना वायु में विचलन कोण होगा, जल में रखने पर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यही हमारा सिद्ध करने के लिए कह रहा था सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण वायु में रखने पर 1/4 रह जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात सभी को। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, 84। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। हटा दे इसको यहाँ से, चलिए हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, कह रहा है 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु त्रिभुज के अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण क्या होगा, ये भी बताना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, n बराबर 1.732 दे रखा है ना, और क्या कह रहा है, विचलन कोण का मान ज्ञात करना है, मतलब डेल्टा m हमको ज्ञात करना है। ये तो कह रहा है बने समबाहु त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि प्रत्येक कोण कितना हो, 60 डिग्री का। तो प्रिज्म कोण अगर ये माने तो प्रिज्म कोण भी तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्या ज्ञात करना है हमको, इस विचलन कोण के लिए आपतन कोण भी क्या गया, अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना है, दूसरा आपतन कोण भी हमको
ज्ञात करना है। बहुत आसान सवाल है, इसको आप ऐसा आराम से लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट निकाल, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड है। प्रिज्म कोण, प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 होता है नहीं होता है। n की वैल्यू कितनी है 1.732 इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस 60/2 बटे में साइन 60/2। 1.732 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, है ना। साइन 60/2 मतलब क्या होगा, साइन 30, साइन 30 ऊपर आएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे भाई, गुणे में आएगा नहीं आएगा इसके, तो साइन 30 बराबर इधर क्या है साइन डेल्टा m प्लस 60/2। अब साइन 30 का मान क्या होता है √3, साइन 30 का मान 1/2, 2 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस 60/2। ठीक, साइन लिखा हुआ है। √3/2 साइन किस पे मान होता है, आप जानते हैं साइन 60 का मान होता है, ये हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस 60/2। साइन साइन खत्म, क्या बचा 60 डिग्री इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस 60/2, 60 दूनी 120, तो 120 डिग्री बराबर डेल्टा m प्लस 60, 60 इधर आके 60 120 से घट जाएगा तो डेल्टा m का मान कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ये आ रहा होगा आंसर आपका। है कितना आ गया, गलत कर दिया, हाँ 60 इधर आएगा घटेगा ना तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कैसे लगाएंगे। देखिए n बराबर इतना होता है, बात समझिए, n बराबर ये भी तो होता है साइन i बटे साइन r इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 होता है ना भाई। n की जगह पे स्नेल का नियम से भी तो लगा सकते हैं हम लोग, आपने पढ़ा होगा। अब देखिए r a/2 के बराबर हो गया, साइन i और साइन इतना, तो i किसके बराबर हो गया, i बराबर डेल्टा m प्लस a/2। डेल्टा m का मान 60, a का मान 60 बटे 2, 120 बटे 2, तो i का मान भी कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। यही आ रहा है ना आंसर, हाँ यही आ रहा है, दोनों का यही आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 85, नोट कर लीजिएगा, आसान सा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 हटा दें। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। तो ये तो आपको पता है, आप खुद बना लेंगे क्योंकि ये किताब में दिया होगा, आपके स्कूल में भी करवाया गया होगा, तो इसको बनाइएगा बढ़िया से। ठीक है, इस दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित, अब इस दूरदर्शी मतलब बात कर रहा है दूरदर्शी की, और 2 किलोमीटर स्थित 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंचाई की एक इमारत को देखा जाता है। यानी कि हम एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर दूरदर्शी है, ठीक है, आप जानते हैं दूरदर्शी में जो अभिदर्शक होता है बड़ा होता है, नेत्रिका उससे थोड़ी छोटी होती है, इससे 2 किलोमीटर कोई ऊंचाई है, 100 मीटर ऊंचाई की, ये 2 किलोमीटर है, लग नहीं रहा लेकिन मान लीजिए ये है, कहाँ बनाएंगे 2 किलोमीटर लेके जाएंगे, तो काम कर रहे हैं, इमारत छोटी कर लें, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, तो लगभग मान लीजिए ये रखी हुई इमारत है 100 मीटर की, इस इमारत को देखा जाता है। ठीक, तो इमारत यानी कि इसके लिए तो ये वस्तु का कार्य करेगी, तो वस्तु का कार्य करेगी मतलब यूओ का मान हो गया 2 किलोमीटर, माइनस में रखेंगे क्योंकि वस्तु की दूरी है, यूओ बराबर माइनस का 2000 मीटर, समझे नहीं। ऊंचाई यानी कि वस्तु की ऊंचाई को ओ से लिख देते हैं हम लोग, तो ओ बराबर h1 h2 भी कर सकते हैं, एच से भी लिख सकते हैं, हम ओ से लिखते हैं, ओ बराबर होगा 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर ऊंचाई इमारत को देखा जाता है। दूरदर्शी के अभिदर्शक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, इसकी प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब आई का मान पूछ रहा है, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा है ना, पहले किरण जाएगी, फोकस चली जाएगी, फिर समझ रहे ना, उसी की ऊंचाई पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है। आगे क्या कह रहा है, अभिदर्शक की फोकस दूरी दे रखा है, एफओ का मान दे रखा है 150 सेंटीमीटर, उत्तर लेंस से तो प्लस में ही रहेगी। ठीक, समझ गए। अब लगाएं कैसे इस क्वेश्चन को, देखिए इसमें ज़रा आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लगाइए ना अच्छा एक चीज़ देखिए, ये मीटर में तो इसको मीटर में बना लीजिए, तो एफओ कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर है, यानी कि हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा, यही तो हुआ। अब देखिए
वैसे इसमें लेंस दूरदर्शी के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, सूक्ष्मदर्शी के होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम खाली आप रेखीय आवर्धन देखें, ठीक है, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन से, लेंस द्वारा रेखीय, लेंस द्वारा रेखीय आवर्धन से, ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है, I/O बराबर V अपॉन कितना, I/O बराबर V अपॉन U, यही तो होता है ना। अब यहाँ पे U की जगह UO हो जाएगा, V की जगह VO होना चाहिए। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितनी है, 150 सेंटीमीटर, वस्तु 2 किलोमीटर दूर रखी हुई है, मतलब लगभग हम मान सकते हैं कि वस्तु अनंत पर रखी हुई है। और जो उत्तल लेंस है वो अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, फोकस पे बनाता है। तो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है VO होती है, तो हम VO को ही FO मान सकते हैं, इसलिए VO की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, FO रख सकते हैं। अब लग गया आपका सवाल, कैसे, देखिए I का मान निकालना है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, आप जानते हैं उल्टा ही बनता है, लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है फोकस पे बनता है, उल्टा बनता नहीं बनता है। O का मान 100, FO का मान 150, UO का मान 2000 माइनस में, ठीक। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, I का मान कितना आ गया, माइनस का 15 का आधा कितना हुआ, 7.5 सेंटीमीटर, माइनस क्या बता रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। ये हो गया, यही तो पूछ रहा था, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर। आसान था क्वेश्चन, बढ़िया लग जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, लगे टफ तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ इसमें जो है हम करके आसान कर सकते हैं, ठीक, क्वेश्चन को। चलिए 86 हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, कह रहा है एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो एक है आपका अपसारी लेंस, ठीक है, इसका नाम क्या है, अपसारी लेंस, मतलब ठीक है, डाइवर्जेंट लेंस, अपसारी लेंस। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है, अवतल लेंस। और इससे की मुख्य अक्ष पर ही, इससे कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक क्या रखा हुआ है, अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है, ठीक है। इसका क्या नाम है, उत्तल लेंस है। कह रहा है कि रखे हुए हैं मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो मान लेते हैं कि अभी अपसारी लेंस से बिंदु O पर ये कोई वस्तु रखी गई है, कितनी दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की U दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, ठीक, जिससे इसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। अंतिम प्रतिबिंब अनंत का मतलब ये है कि मान लिया इससे किरणें चलेंगी तो ये फैल जाएंगी, और जब फैल जाएंगी तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं इनका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, उसको O' मान लेते हैं। वो प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करे, और फाइनल प्रतिबिंब अनंत पे बनना चाहिए। तो जब वस्तु अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रथम फोकस पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। इसका मतलब देखिए, इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, F1 का मान है -20 सेंटीमीटर और F2 का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी फोकस दूरी तो 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी तो 15 ये हो गया, 15 यहाँ, मतलब कहीं यहाँ पर और हम मान लेते हैं कि इतनी दूरी, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम प्रतिबिंब इससे जो प्रतिबिंब बने, इससे जो आभासी प्रतिबिंब बने, वो प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का काम करेगा। तो वो प्रतिबिंब इसके फोकस पर बनना चाहिए। अगर फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनने का मतलब है जो उससे किरणें चलेंगी तो वो किरणें कहाँ चली जाएंगी, अनंत पे चली जाएंगी, मतलब प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर बन जाएगा। मतलब इसकी फोकस पे होना चाहिए। इसकी फोकस का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक 15, तो बचा हुआ कितना, 15 यहाँ से यहाँ तक और 15 इधर और ले लेंगे, यानी कि इसके लिए जो V का मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। तो अवतल लेंस के लिए तो एक काम करते हैं, पहले एक बात लिख लेते हैं, माना अवतल लेंस से U दूरी पर वस्तु रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है।
अनंत पर बनता है। क्यों ऐसा कहा मैंने? इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए तो अब आप देखिए F1 का मान, तो इसके लिए हमें U निकालना है, U निकालना है, V नहीं पता है, तो V तो जान गए ना, हम लोग कहे जान गए, इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा, मान लो यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और वो इसके लिए किसका काम करना चाहिए? वो इसके लिए वस्तु का काम करना चाहिए, और इस पे इसकी फोकस पर जब वस्तु रखी होगी तभी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर रखा होगा। तो इसकी फोकस मतलब 30 सेंटीमीटर, ये इससे 15 सेंटीमीटर, तो कितना बच रहा है? 15 ही तो बच रहा है। इसलिए अगर हम बात करें, इसलिए अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए V का मान क्या होना चाहिए? माइनस का 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। F1 हमें दे ही रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर, U हमें निकालना है तो लिख लेंगे, इसलिए लेंस के सूत्र से, बस समझ, इतनी बात समझनी थी इस फिगर से, इसलिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या हो जाएगा? 1/f की जगह F1, अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है ना। तो 1/f1 का मान माइनस का 20, v का मान कितना? माइनस का 15, माइनस u का मान हमें निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, u को इधर ले आते हैं, तो 1/u इज इक्वल टू माइनस का 1/15, और ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1/20, क्या कर दिया? 20। तो एक काम करिए ना, गुणा भाग कर लीजिए, तो 20 एक कम 20, माइनस का 20, 15 एक कम 15, प्लस का 15, और 15 दूनी 30 मतलब 300। तो 1/u बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 20 प्लस का 15 मतलब माइनस का 5, और नीचे 300, तो u बराबर माइनस का 300/5, 5 एक कम 5, 5 का 30, तो u का मान कितना हो गया? माइनस का 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब वस्तु को बाईं ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर उसका प्रतिबिंब अंतिम कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये हो गया आपका आंसर, सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या समझ गए सवाल को? क्वेश्चन नंबर 87 बढ़िया सवाल था। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 88, देखिए चित्र बना हुआ, पहले चित्र बना लेते हैं हम लोग। बड़ा गंदा बन रहा है, पहले बीच वाला बनाते हैं लेंस, इसमें जल भरा है, ठीक। उसके बाद अब क्या है, अवतल लेंस बनाते हैं। ठीक, ये ऐसे बना हुआ है। कह रहा 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच Ng बराबर 3/2, और R का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना। हाँ, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच Ng बराबर 3/2 के दो द्वि अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल Ng बराबर 4/3, NW बराबर 4/3 भरा हुआ है। ठीक है, मतलब जल भरा हुआ, जल का अपर्तनांक दे रखा है 4/3। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब ये लेंस बन गया, अगर इसकी मुख्य फोकस एक मान लें तो इससे जो वस्तु रखा जाएगा उससे प्रतिबिंब बनेगा। तो इसकी क्षमता, इस पूरे लेंस की, संयुक्त लेंस हो गया ना, 3 लेंस हो गए। देखिए, एक ये हो गया उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, तो 1 2 3 3 लेंस हो गए कि नहीं हो गए। इनकी क्षमता पूछ रहा है। क्षमता कैसे निकालते हैं? क्षमता निकालते हैं फोकस दूरी से निकाल लेंगे। अगर इनकी फोकस दूरी निकाल लें तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है क्षमता, क्षमता भी निकल जाएगी और प्रकृति भी पता चल जाएगी। माइनस प्लस आएगा, माइनस आया तो अवतल लेंस, प्लस आया तो उत्तल लेंस। तो पहले क्या करें कि इन लेंसों की हम लोग क्या निकालते हैं? फोकस दूरी। तो एक बात देखिए, ये बना अवतल लेंस, ये बना अवतल लेंस, मतलब द्वि अवतल लेंस, और ये बना द्वि उत्तल लेंस। कह रहा है इसमें द्वि अवतल लेंस ही कह रहा है, तो हमें अवतल लेंस ही यूज करते हैं, द्वि अवतल लेंस। तो हम लिखेंगे कांच के द्वि अवतल लेंस की फोकस दूरी, हाँ भाई, लेंस मेकर सूत्र से। ठीक है, लेंस मेकर सूत्र से। अब यू भी तो दे नहीं रखा है जो वो वाला सूत्र लगाएं, तो लेंस मेकर सूत्र लगाइए। क्या होता है? 1/FG कांच के लिए,
n-1 कांच की बात कर रहा है तो Ng-1 क्या होता है 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो होता है ना। अब वक्रता त्रिज्या 10 दे रखी है, r1 कौन सी प्लस लेंगे कौन सी माइनस, समझिए। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस के लिए अगर हम वस्तु इधर से माने, आप समझिए बात को, ये वाला ऐसे वृत्त बन रहा है, ये वाला ऐसे वृत्त बन रहा है, तो इस वाले पृष्ठ के लिए, पहले वाले पृष्ठ के लिए r1 क्या होगा माइनस, और इसके लिए r1 माइनस में हो जाएगा इधर है, और r2 इधर है मतलब प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1/fg इज इक्वल टू Ng का मान कितना दे रखा है 3/2 माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा 1/r1। r1 का मतलब क्या लेंगे, r1 भी है r2 भी है ना, इसको हम r1 भी कह सकते हैं, इसको r2 भी कह सकते हैं। तो r1 हमें क्या लेना है माइनस, यानी क्या रहेगा माइनस का 10 माइनस 1/, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ रहेगा r2 यानी कि प्लस का 10 आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे। इसका मतलब 1/fg इज इक्वल टू 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 1/2 इंटू माइनस माइनस बाहर आ जाएगा माइनस, ठीक है, 1 और 1 2/10, यही तो बचेगा ना। 2 से 2 खत्म हो गया, तो fg का मान कितना आ गया माइनस का 10 सेंटीमीटर आ गया। कांच का अब 10 इसके लिए आया, 10 इसके लिए भी तो आएगा, है तो सेम ही, तो fg का मान 10 आ गया। अब हम उत्तल लेंस की देख लेते हैं, ठीक है। तो जल के उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जल के उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी 1/fw बराबर nw माइनस 1, वही लेंस मेकर सूत्र 1/, उत्तल लेंस में इधर वाला देखिए ऐसे बन रहा है प्लस में, r1 प्लस में r2 माइनस में, तो 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक। तो 1/fw इज इक्वल टू nw 4/3 है माइनस 1, इधर 1/10 प्लस का माइनस 1/10 माइनस का, है ना। तो fw इज इक्वल टू 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, 1/3 गुणा, यह आ जाएगा 2/10, माइनस माइनस प्लस हो गया 2/10 आ गया, यही तो आ गया ना। तो ये 2 पंजे 10 मतलब कितना आ गया वो 1/15, तो fw कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, आया नहीं आया। अब हमें क्षमता निकालनी है, कह रहा संयुक्त लेंस की क्षमता P का मान हमको ज्ञात करना है और प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए संयुक्त लेंस की क्षमता के लिए हम संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, तो हम इसको यहीं पे लिखे ले रहे हैं, चित्र आप लोग बना लीजिएगा ज़रूर, वीडियो पॉज करके लिखेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, लेंस की राइटिंग थोड़ी ख़राब है, जल्दबाजी में कर रहे हैं। फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू, 3 लेंस थे ना, 3 लेंस थे, तो पहला था fg कांच, दूसरा क्या था fw, और तीसरा क्या था कांच था। तो 2 कांच हो गए, तो हम लिख सकते हैं 2/fg प्लस 1/fw, तो 1/f इज इक्वल टू 2/fg का मान कितना है भैया माइनस का 10, तो लिख दीजिए माइनस का 10 प्लस इसका कितना आया 1/15 आया, fg का मान fw का मान 15 आया, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू कैसे लगाएं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये आपका आ गया 15 एकम 15 माइनस का 15, 5 एकम 5 प्लस का 5 और 15 पचे 75, ठीक है। माइनस पहले ऊपर ले गए हैं, तो 15 पचे 75, इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 1/f बराबर प्लस माइनस का 15 प्लस का 5 कितना आया माइनस का 10/75, तो 1/f बराबर कितना, नहीं अब उल्टा कर लेते हैं, तो f बराबर कितना आ गया 75/10, और कितने आया सेंटीमीटर में दे रखा था ना ये, तो हम लोग सेंटीमीटर में ही निकालते हैं क्योंकि एनजी दे रखा है, चलिए सेंटीमीटर में ले लेते हैं, 75/10 सेंटीमीटर। अब क्षमता निकालते हैं, ठीक है, इसलिए क्षमता, ठीक है, क्षमता त्रिज्या किस में दे रखी थी, वक्रता त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, इसलिए सेंटीमीटर में हम लोग ले आए, ठीक। तो क्षमता निकालेंगे तो P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो 100/f, नहीं तो 1/f, तो यहाँ आ जाएगा 100/f, और f किस में रखेंगे सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखी है इसलिए 100/f, अगर ये मीटर में होती तो 1/f मीटर में हो जाता। तो P बराबर कितना आएगा 100/75, माइनस में आएगा ये देख लीजिए, तो माइनस में ये भी आएगा 10 ऊपर चला जाएगा, हो गया, तो 25 × 75 25 × 100
तो P का मान कितना आ गया, -40/3 आ गया। इतनी क्षमता आ रही है, इसमें पॉइंट में आ रहा होगा आंसर, देख लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है। हाँ, आंसर आ रहा है 13.3। तो काट दी, यही आएगा, काटिए, 13×3 = 39 होता है ना, तो 13.3 ही तो आएगा। ठीक, तो P बराबर कितना आ गया, -13.3। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो ये तो हो गया क्षमता। प्रकृति क्या होगी, देखिए माइनस आया, यानी कि कैसी होगी, अवतल होगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 88। बढ़िया क्वेश्चन था, समझने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कोई डाउट हो, थोड़ा फास्ट चले हैं क्योंकि रिवीजन चल रहा है आपका, आप ये सब पढ़ चुके होंगे पहले से भी। तो कोई डाउट हो तो पूछेगा जरूर कमेंट में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कितने हो गए, 88 हो गए। आज के लिए इतने ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।